विजन इंडिया प्लान डेवलपर असेंट के इस मंच पे आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी का एक बार पुनः स्वागत। सर, आज सुबह हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सेशन किया क्रिएटिव इकोनॉमी पे। आज उसी को आपसे बहुत सारे सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में है आपसे, आज का मुद्दा क्रिएटिव इकोनॉमी का था, देश में क्रिएटिविटी की बात हो रही है। आपकी नजर में आप क्रिएटिविटी को कैसे देखते हैं? क्रिएटिविटी है क्या? सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ रितेश देशमुख जी ने और प्रोफेसर जिन्होंने मुझसे पहले बहुत सारी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी होगी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि क्रिएटिव इकोनॉमी पर उनके विचार हम लोगों को सुनने को मिले हैं। क्योंकि अभिषेक जी ने पहला सवाल मुझसे पूछा है कि हम किस तरीके से क्रिएटिविटी को देखते हैं। सर, मुंबई बड़ा शहर है, ये केवल आर्थिक राजधानी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा ये क्रिएटिव की भी राजधानी है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझ सकता हूं कि क्रिएटिविटी क्या है, और क्योंकि पॉलिटिक्स में है, समाज के बीच में हम लोग काम करते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि इंसान, इंसानियत और दुनिया को जो बेहतर बनाए वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। क्या बात। क्योंकि आज जरूरत इसी चीज की है कि इंसानियत, हमारा समाज, हमारी दुनिया और जो हम इंसान हैं उसको बेहतर बनाने में जो योगदान हो वही हमारे लिए क्रिएटिविटी है। जो पॉजिटिविटी बढ़ाए वो क्रिएटिविटी है, जो इक्वालिटी लाए वो क्रिएटिविटी है, जो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करे वो क्रिएटिविटी है। सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा पहलू है, वो आए तो वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने जो जवाब दिया सर। मुझे लगता है आपने शुरुआत इंसान, इंसानियत और दुनिया से करके ह्यूमैनिटी पे जो बात रखी है सर, कि पॉजिटिविटी बढ़ाए, क्रिएटिव इक्वालिटी लाए, वही क्रिएटिविटी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इस देश का सबसे बड़ा राज्य जिसमें आज 25 करोड़ लोग रहते हैं, अगर वो अलग देश होता शायद दुनिया का 5वां 6ठा सबसे बड़ा देश होता, आपने उसको यंगेस्ट एज पे चीफ मिनिस्टर के रूप में लीड करने का काम किया सर। उसमें आपने क्रिएटिविटी का बहुत जरूरत पड़ी होगी। पहली बार बड़े बड़े मुद्दे, पूरे एक फैसला जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, उनमें आपने किस तरीके से क्रिएटिविटी का, जब आपको मौका मिला, आपने क्या चीजें आपको आज याद आती हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रिएटिविटी का? सरकार चलाते समय बहुत सारे समय पर ये हम लोगों ने जो फैसले लिए, उससे कहीं ना कहीं बहुत से छोटे मोटे सुधारों से बड़ा लाभ पहुंचा। और कभी कभी सिंपल रिफॉर्म जो है वो बड़ा बदलाव ला देता है, और एक छोटा सा बदलाव ही एक बड़ी योजना के रूप में तैयार हो जाता है। मुझे याद है, और यहां पर बहुत सारे साथी लोग होंगे वो जानते होंगे, कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो जो कुंभ है वो दुनिया की ऐसी जगह है जहां पर पूरा का पूरा शहर नया बसता है, पूरा शहर नया बसता है, और पूरा शहर हट जाता है कुंभ के बाद। जो बनाने का तरीका है, कुछ चीजें हैं उसके अंदर, 5 चीजें हैं वो हमेशा इस्तेमाल होती हैं। मैं समझता हूं अभिषेक जी इस बात को जानते होंगे। वो अनुभव के साथ आई। लेकिन इधर जब एक बहुत सारी घटनाएं जब हो जाती हैं कुंभ में, आग लगने की या आगजनी की, तो उसके लिए बहुत सिंपल रिफॉर्म, बहुत छोटा बदलाव किया, और उससे समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि कल्पवासी लोग वहां पर आते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं,
कई बार लकड़ी की वजह से या और जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आग लगने का डर रहता है। तो कहीं से ये सुझाव और छोटा ऐसा सुझाव आया कि जो हम गैस सिलेंडर हैं, अगर इसको हम बालू के अंदर नीचे रख दें तो खाना भी नीचे बनाया जा सकता है और उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आग नहीं लगेगी। ये छोटा सा रिफॉर्म करोड़ों लोगों के लिए वो लाभदायक रहा और लाखों जो कलवासी आते हैं वो सुरक्षा की भावना से वहां पर अपना खाना बना सके। छोटी सी चीज से कितना बड़ा लोगों की जानें बताई जा सकती हैं, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण दिया सर आपने। मुझे याद है जब आप उसमें गए थे, आप हमेशा कहते थे सच्ची सरकार और अच्छी सरकार दोनों जरूरी है लोगों के लिए। सर इसमें आपने सिलेंडर वाला उदाहरण दिया, एक और मुझे घटना याद आ रही है जब फॉरेस्ट वाली मीटिंग हुई थी, आपको याद होगी वो सर। मुझे याद है कि इधर क्योंकि बहुत सारे योजनाएं चलती हैं जहां सरकार फॉरेस्ट्री बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाती है, और अक्सर ये होता है कि सरकार ये काम करती है और अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि एक पेड़ लग जाए, तस्वीर आ जाए, प्रेस हो जाए और उसके बाद योजना कई महीनों चलेगी और वो चलाते रहेंगे। और अक्सर देखने को ये मिलता था कि पेड़ लगाए हैं, संख्या में तो दिख रहे हैं लेकिन हकीकत में नहीं लग रहे हैं। तो जो बदलाव हम लोगों ने किया वो छोटा सा बदलाव ये किया, जो क्रिएटिव सुझाव जो हम लोगों ने तय किया उसके अंदर, कि विभाग को ये कहा गया कि आप जो ग्रीन बेल्ट तैयार करेंगे इसमें जो मिनिस्टर होगा या जो जिम्मेदार वहां का अधिकारी होगा वो पहला पेड़ नहीं लगाएगा। जब पूरी तैयारी हो जाएगी, ग्रीन बेल्ट तैयार हो जाएगी, वो आखिरी पेड़ लगाने आएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि विभाग ने पूरे के पूरे पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। तो पहला पेड़ न लगा करके आखिरी पेड़ लगाने से ये तय हो गया। छोटा सा बदलाव था, छोटे से सुझाव से आज मैं कह सकता हूं कि उस समय जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई भारत सरकार की, सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट कवर अगर किसी ने बढ़ाया था तो वो उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार थी, जिसके एक छोटे से बदलाव की वजह से इतना बड़ा बदलाव आ गया। बिल्कुल सर, मुझे याद है वो निर्णय आपका, और सब लोग उसमें हैरान थे और उस एक छोटे से बदलाव ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहर में बना दिया। ऐसी एक चीज मुझे और याद आ रही है, आपको याद होगी सर, आपने निर्णय लिया था, एक छोटा सा निर्णय जिसने उत्तर प्रदेश को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। गवर्नेंस में क्रिएटिविटी, गवर्नेंस में इनोवेशन का एग्जाम्पल था वो सड़क वाला। वो एक और बता दे, जो एक तरफ कंक्रीट और एक तरफ वाली वो सड़क थी, तो वो भी एक बार जरूर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके मुख्यमंत्री रहते, जो निर्णय लेते हैं आप, वो जनता तक पहुंचते नहीं उस तरीके से। दरअसल हम सड़कें बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि सड़कें ऐसी बने जिसमें गड्ढे ना हो और जो उसके मानक हैं, मानक के हिसाब से पूरे समय तक रहे वो सड़क। और अक्सर देखने को मिलता है कि सड़क बनी, बरसात आई, उसके बाद गड्ढे हो गए, क्योंकि पानी की वजह से वो सड़क टूट जाती थी। और एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने उस समय की खबरें पढ़ी होंगी, कालपी से लेकर के जिला हमीरपुर और उस जिले के जोड़ने वाली सड़क जो थी, हमीरपुर और कालपी को जोड़ने वाली, जालौन को जोड़ने वाली सड़क, कहा जाता था कि दुनिया की सबसे गड्ढे वाली सड़क है। उसके गड्ढे सैटेलाइट से भी देखे जा सकते थे और अक्सर बनती थी वो सड़क और अक्सर खराब हो जाती थी। तो उसमें मैंने एक सुझाव ये जोड़ा कि आखिरकार सड़क क्यों खराब होती है। तो उन्होंने कहा कि सड़क पानी की वजह से खराब हो जाती है। तो मैंने कहा बुंदेलखंड में तो बारिश तो बहुत कम होती है, बहुत कम समय होता है जिस समय बारिश होती है, और बारिश तो है नहीं, उसके बाद सड़क क्यों खराब हो गई। तो पता लगता है कि क्योंकि वो वहां से बालू के ट्रक आते हैं माइनिंग के, तो एक तरफ से जब खाली जाते हैं तो पानी नहीं गिरता है, जब वो भर के आते हैं तो पानी गिरता था, जिसकी वजह से सड़क खराब हो जाती थी। तो हम लोगों ने फैसला ये लिया कि जाने वाली सड़क तो बिटुमिन की होगी, लेकिन आने वाली सड़क जो होगी जिसमें पानी गिरेगा वो आरसीसी होगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सड़क आज भी चल रही है। एक बार बनी थी, वो आज भी चल रही है। वरना अक्सर ये होता था कि सड़क बनी और महीने 2 महीने में जितना पानी उसके अंदर गया, बिटुमिन की सड़क खराब हो गई। तो एक छोटे से क्रिएटिव आइडिया से, एक रिफॉर्म से, एक बदलाव से सरकार का कितना बड़ा खर्चा बचा, और सड़क आज भी एज इट इज है जो कभी हम लोगों ने 8-9-10 साल बाद पहले बनाई थी। 10 साल की सड़क आज भी चल रही है। वो क्रिएटिविटी का एक निर्णय था आपका।
मुझे याद है, मैं आपको शिफ्ट करना चाहूंगा सड़क और उसमें जो फॉरेस्ट से कल्चरल क्रिएटिविटी। आपने कल्चरल क्रिएटिविटी पे भी एक बहुत बड़ा काम किया था, और मुझे याद है एक वो यश चोपड़ा जी का कोट आप हमेशा करते थे स्विट्जरलैंड के बारे में, तो हम बंबई बैठे हैं, तो फिल्म पॉलिसी में जो आपने क्रिएटिविटी वो निर्णय लिए थे, मैं चाहूंगा उसके बारे में भी बताएं एक बार, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हमारी अर्थव्यवस्था को कल्चर, क्रिएटिविटी और हमारे हैंडीक्राफ्ट, अभी जब मैं प्रोफेसर साहब के पास बैठा था तो कुछ इसी तरह की बात हमारी उनकी हो रही थी कि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को लाभ कल्चर, क्रिएटिविटी से होता है, और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं उसमें हम अगर बदलाव करें, उसको प्रमोट करें, तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है जहां पर फिल्म बनाने वाले कम आते थे लेकिन देखने वाले लोग बहुत थे। तो उस समय हम लोगों ने बदलाव किया कि सबसे बेहतर स्कीम अगर हो उत्तर प्रदेश की, जिसमें तमाम हमारे फिल्म के लोग, जो जुड़े लोग हैं, जो फिल्म बनाते हैं या उससे संबंधित जितने लोग हैं, उनकी राय पर अगर कोई पॉलिसी बने जी, तो उदाहरण के लिए हम लोगों ने बनाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी फिल्म वहां पर शूट होती हैं। और उस समय पर जो हमारे रीजनल एक्टर्स थे, रीजनल जो हमारे कलाकार थे, उनको स्पेस नहीं मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कोई नहीं देता था। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी पूर्वांचल की या भोजपुरी फिल्में या बड़े पैमाने पर वो फिल्में बनने लगीं, और इनफैक्ट ओटीटी, और उस समय इतना जोर नहीं था, लेकिन उस समय जो सीरियल्स वगैरह बने उसके लिए भी हम लोगों ने सपोर्ट किया। वो एक एग्जाम्पल बना, और एग्जाम्पल बन करके आज भी सरकार उसी योजना पर, उसी काम पर आगे बढ़ा रही है। मुझे याद है आपने मुझसे पूछा था कि तुम्हें पता है स्विट्जरलैंड को किसने पॉपुलर किया, तो मैंने कहा साहब किसने पॉपुलर किया देश में? पॉपुलर बोले यश चोपड़ा ने किया, क्योंकि उन्होंने दिखाया उत्तर प्रदेश दिखेगा तो लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। सर उसके लाइन में मुझे याद है आपने फिल्म पॉलिसी में वन विंडो क्लियरेंस भी किया था, जो आज की सरकार में भी चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल था उसका। इससे हम अगर आगे बढ़े सर, तो कल्चरल में ही आगे बढ़े, तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उस समय किए थे, नई शुरुआत की थी फेस्टिवल्स के माध्यम से, चाहे लखनऊ का महोत्सव और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए थे। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे, लेकिन उनको बड़े पैमाने पर नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए होली का त्योहार जब हम फूलों रंग से खेलते थे तो कई बार लोग उसको अवॉइड करते थे, कई बार लोग शामिल नहीं होते थे आकर के। और क्योंकि हमारे गांव में हम लोग होली मनाते थे सब लोग बैठ करके, और कई बार होली में नेताजी से मिलने वाले लोग अपने कपड़े बदल करके आते थे, रंग ना पड़ जाए, या रंग की वजह से खेलने नहीं आते थे, मिलने नहीं आते थे। तो मुझे याद है हम लोगों ने उस जमाने में, आज से कई वर्षों पहले, 25-30 साल हो गए होंगे सर, हाँ, फूल की होली खेलना शुरू किया। और क्योंकि मैं कन्नौज से आता था, कन्नौज में फूल की कमी नहीं है, तो कन्नौज से और हमारे तमाम किसान भाइयों से फूल लिया करते थे हम लोग, और फूल की होली हम लोगों ने शुरू की थी। और ऐसा त्योहार मनने लगा कि सब लोग आने लगे, कपड़े भी खराब नहीं होते हैं, और एक उत्सव की तरह हम लोग उसको मनाने लगे। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज अगर आप लखनऊ, आप उस बेल्ट के आसपास जाके देखेंगे तो सारा किसान फूल उगाने लगा है कि होली आ रही है, फूलों की होली क्योंकि चलेगी, तो बहुत किसान उगाता है, जिससे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को कई गुना फायदा हुआ। वो आज भी चल रहा है रोज आपके उस एक्शन की वजह से। इसी तरह सर मैं चाहूंगा, आपने जो महोत्सव शुरू किए थे लखनऊ में, झांसी में, आगरा में, उसके बारे में आपका आइडिया कैसे है? वो क्रिएटिविटी कहां से आई आपको, आपने सोचा कैसे? सफाई महोत्सव के बारे में सब जानते थे, लेकिन बहुत सारे जगह पर पहले से महोत्सव हुआ करते थे। अयोध्या में रामायण मेला था, चित्रकूट में रामायण मेला था। जो लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, लोकल जो हमारे कलाकार जुड़े रहते हैं उससे। इसी तरह झांसी का फेस्टिवल शुरू किया, आगरा का फेस्टिवल शुरू किया, आपके वाराणसी में शुरू किया। न केवल फेस्टिवल शुरू किए, मुझे याद है कि हर शहर के एसेंस क्या है उसके लिए परफ्यूम भी हम लोगों ने बनाया कि उस शहर का परफ्यूम क्या हो सकता है। वाराणसी के घाटों में हम क्या सुगंध आती है, क्या महक आती है। तो ये कोशिश की, उससे बहुत सारे आयोजन हुए, बहुत सारे कलाकारों को मौका मिला। आला थी हमारे और जो लोकल आर्टिस्ट थे जिनको परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उस फैसले ने और सरकार के सहयोग से
बड़े पैमाने पे आर्टिस्टों को और फेस्टिवल्स होना शुरू उत्तर प्रदेश में हो गए। कथक को बहुत सपोर्ट किया उस समय आपने, कथक म्यूजिकल को किया, और इंस्ट्रूमेंट्स उसके को। बाद जो कलाकार जिनको कोई पहचान नहीं मिलती थी उनको सम्मान देने का भी काम शुरू किया। और यश भारती से हम लोग सम्मान करते थे। कई कलाकार ऐसे थे जो कलाकार तो बहुत अच्छे थे लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी, उनका जीवन यापन नहीं हो पाता था, क्योंकि कला एक समय पर उनका साथ दे रही थी लेकिन उम्र की वजह से वो लोग उस कला में जुड़े तो थे लेकिन अपना सम्मान नहीं पा पाते थे। इसलिए मुझे याद है कि नेताजी ने जो यश भारती का कार्यक्रम शुरू किया था, और सबसे पहले यश भारती का कार्यक्रम जो नेताजी ने मुंबई से ही शुरू किया था, अच्छा। और उसके बाद जितने भी बड़े कलाकार यूपी से जो थे या यूपी से जिनका रिश्ता था उन लोगों को यश भारती से सम्मान देने का काम शुरू किया था। न केवल यश भारती से एक साथ जो सम्मान मिलता था उसमें धनराशि थी, लेकिन उसके साथ एक और नई चीज जोड़ी हुई, वो शायद देश में किसी प्रदेश ने नहीं की थी, वो थी कि उनको प्रति महीना सम्मान राशि दी जाएगी 50,000 रुपए। बहुत बड़ी चीज थी। और कलाकार के साथ साथ जब हम लोग कलाकारों को देने लगे तो मुझे याद है इंडिया हॉकी टीम के जो टीम कैप्टन रहे और गोलकीपर बहुत समय तक रहे, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान आप प्रति महीना दे रहे हैं कलाकारों को, आर्टिस्टों को, म्यूजिक के लोगों को या म्यूजिशियंस को, तो ये स्पोर्ट्स के लोगों को भी मिलना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने ये फैसला लिया कि यश भारती पद्मश्री, पद्म विभूषण या जिस भी अवार्ड से वो खिलाड़ी या स्पोर्ट्स से जुड़ा संबंधित व्यक्ति सम्मान पा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्मान राशि 50,000 रुपए महीना देने का काम हम लोग करेंगे। और इस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको सब हम लोग भूल गए थे। मुझे याद है रीता गांगुली जी बहुत बेगम अख्तर की म्यूजिक से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि बहुत गरीब कलाकार हमारे हैं, अगर उनको सम्मान मिल जाएगा, उनको भी इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कलाकारों का सम्मान करने का मौका मिला, केवल एक रिफॉर्म से, एक बदलाव से, एक छोटे से फैसले से जो सरकार ने लिया, उसमें बड़े पैमाने पे समाज के जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोगों को सम्मान देने का मौका मिला। इसी तरह एक आपका निर्णय था, मुझे याद है कि एनवायरनमेंट की जो आपकी सेंसिटिविटी है, गौरैया खत्म हो रही थी और आपने स्पैरो डे शुरू कराया। उसके बाद फिर बाहर के देशों से भी एक्सपर्ट्स को बुला करके हम लोगों ने पहली बार आपके उसमें लीडरशिप में, आपकी डिसीजन में वो हुआ था सर, बर्ड फेयर और बैलून फेस्टिवल्स हुए थे। वो आइडियाज आपके आज पूरे लोग उनको याद करते हैं और उसके उदाहरण देते हैं। कैसे आए वो आइडियाज? मुझे अच्छा किया आपने याद दिला दिया, क्योंकि बर्ड फेस्टिवल सुनने में ऐसा लगता है कि क्या फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं। और जब मैंने अधिकारियों के सामने भी ये बात रखी कि इसके लिए हमें और आपको बजट देना पड़ेगा और बजट से ही ये कार्यक्रम हो पाएगा, तो वो ये समझते थे कि बजट थोड़ा ही देना पड़ेगा। लेकिन जब एस्टिमेट बनाया गया और जब उस कार्यक्रम की तैयारी हुई तो उस बजट की बहुत जरूरत थी। और मुझे याद है कि यूपी पहला स्टेट बना जिसने यूनाइटेड किंगडम, वहां का जो ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल है, जो बहुत पुराना है, बहुत प्रेस्टिजियस है, सालों साल पुराना है, और सालों साल से वहां पर आयोजन चल रहा था, उससे हम लोगों ने टाई अप किया और पहली बार उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल के जो आयोजक थे उनके साथ टिम एबल्टन, अगर मैं याद कर रहा हूं, तो वो खुद आए और उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश में बर्ड फेस्टिवल किया। तो बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से न केवल अपने देश के बल्कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स थे उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और एक समय पर तो ऐसा भी था कि ब्रिटेन में अगर किसी ने स्पॉन्सर किया था बर्ड फेस्टिवल, तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बर्ड फेस्टिवल भी स्पॉन्सर कर करके एक पहचान बनाने का काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण के प्रति, चिड़ियों के प्रति, जानवरों के प्रति एक इमोशनल कनेक्ट और अटैचमेंट होना शुरू हुआ। और उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी गौरैया बर्ड्स थी, जो गांव में, जो पुराने हमारे लोग जो गांव जाते हैं और आज भी हैं गांव में, लेकिन संख्या पहले बहुत होती थी, इधर संख्या कम हो गई थी। कई लोगों ने उसमें काम शुरू किया।
आज मैं देखता हूं कि कुछ लोग उससे वाकई जुड़े हुए लोग हैं और गौरैया की संख्या भी बढ़ गई है कई जगह पर। एक और उत्तर प्रदेश के कल्चर को बचाने के लिए आपका निर्णय था, मुझे याद है, लाइट एंड साउंड शोज का, जिसके माध्यम से बच्चे इतिहास भी सीख जाएं और एक एंटरटेनिंग तरीके से। लाइट एंड साउंड म्यूजिक बहुत सी जगह किया। सोशलिस्ट हमारे जेपी जयप्रकाश जी, उनका म्यूजियम क्रिएट किया हम लोगों ने। एक नई चीज थी जहां बच्चे आइडियोलॉजी को समझ सकते थे, उनके संघर्ष को समझ सकते थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकते थे कि एक आइडियोलॉजी को कैसे हम इस तरीके से क्रिएटिविटी से जोड़ सकते हैं, वो किया हम लोगों ने उस समय। मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, क्रिएटिविटी प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ी जरूरत है लोगों में एजुकेशनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो एजुकेशन के सेक्टर में, और एक बहुत बड़ा क्रिएटिव डिसीजन आपका था जिसकी जो आज भी लोग चर्चा करते हैं, कॉपी करते हैं, कई प्रदेशों में अनाउंसमेंट्स भी होते हैं कि हम ऐसा करेंगे। वो आइडिया आपको कहां से आया और वो थॉट आपके जो डिजिटल डिवाइड का थॉट था वो कैसे आपने कवर किया उस वक्त पे? सच्चाई तो ये है कि जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है उससे क्रिएटिविटी का रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया जी। और बड़े पैमाने पे डिजिटल रेवोल्यूशन ने शुरू कर दिया। और मुझे याद है क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए, और जो हमारे गांव के बच्चे हैं उन तक भी उस समय के हिसाब से चीजें पहुंचे, क्योंकि उस समय लैपटॉप अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम था। और हमारी समाजवादी पार्टी को यह माना जाता था कि ये गांव की पार्टी है, अंग्रेजी के खिलाफ है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक फैसले ने, मुझे याद है हमारा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो बना था, और केवल एक फैसले ने कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे। जो अगले दिन न्यूज़पेपर छपा था उसमें सब में हेडलाइन ये थी कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी तो बच्चों को पढ़ने के लिए जो आगे पढ़ाई करेंगे उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए कोई भी एक भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाया आज तक। और प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए कि क्या कितना बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन किया है और प्रोक्योरमेंट किया है, उसके लिए आपको याद होगा कि एचपी के जो सबसे बड़े अधिकारी थे मार्केटिंग के, वो लखनऊ आए थे। उन्होंने बाकायदा रिव्यू किया था कि जो लैपटॉप उन्होंने दिए हैं या लैपटॉप से जो उत्तर प्रदेश की सरकार जुड़ी है वो वाकई में बच्चों पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और वो शायद एक सक्सेसफुल स्कीम थी जिसने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लैपटॉप दिया। और मैं जब देखता हूं आज भी कई बच्चे मुझे टकराते हैं आज इतने साल बाद भी, तो वो कहते हैं कि जो आपने लैपटॉप दिया था वो आज भी हमारा चल रहा है। क्या बात है। और वो अभी भी काम कर रहा है। और उसमें एक छोटा सा बदलाव हम लोगों ने ये किया था, अगर आपको याद हो कि जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो हमने उसमें एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि जब लैपटॉप ऑन हो तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई दें। तो एक छोटी सी क्रिएटिविटी से वो एग्जाम्पल ऐसा बना कि आज भी लैपटॉप कोई ऑन करता हुआ उस जमाने का, वो आज भी हम ही लोगों की तस्वीर देखता होगा। वो हाथ पे किसी के हो, किसी पार्टी के व्यक्ति पर पहुंच गया हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया, और एचपी ने उस पर केस स्टडी भी लिखी और बहुत सालों तक वो केस स्टडी उनके वेबसाइट पे भी रही। तो बहुत इसमें एक चीज में और आपसे जिक्र करना चाहूंगा सर, आपने जब देश में कोई बात नहीं कर रहा था तब आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की। जब देश में स्किल डेवलपमेंट मिशन नहीं शुरू हुआ था तब आप 2013 में स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च कर चुके थे, सारे प्रदेशों का, सारे प्रदेश के सारी स्कीमों को मिला करके। वो भी अपने आप में बड़ा क्रिएटिव आइडिया था जो बाद में चल के भारत सरकार के लेवल पे भी टेकअप किया गया और कई प्रदेशों ने उसको लागू किया। उसके बारे में जरूर आपका क्या विचार था, हम जानना चाहेंगे सर। क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्री तो होती है, लेकिन जब तक उनके पास ट्रेनिंग नहीं हो, स्किल उनकी और ट्रेन न किया जाए स्किल में, तो वो जॉब्स नहीं पा पाते हैं। तो मुझे याद है कि परफ्यूमरी में हमारे कन्नौज का बड़े पैमाने पे कारोबार होता है, तो स्किल डेवलपमेंट में परफ्यूमरी को जोड़ा और बच्चों को फ्रांस भेजा, जो दुनिया का परफ्यूमरी का सेंटर है। ग्रासे में भेज करके बच्चों को ट्रेन कराया,
बच्चों ने सीखा और वापस आकर के काम किया। तो स्किल डेवलपमेंट केवल एक फील्ड में नहीं, बल्कि पॉलिटेक्निक, ITI और नंबर ऑफ कोर्सेज कैसे शुरू किए, ऑटोमोबाइल। और उस समय मुझे याद है कि यूपी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था, और मुझे ये भी याद है कि आप ही उसके मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। लेकिन भविष्य में अगर कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो शायद ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जितना अच्छा काम किया जाएगा तो क्रिएटिविटी भी आएगी, प्लस हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिलने का काम होगा। स्किल डेवलपमेंट में आपके काम को यूनेस्को ने अवार्ड दिया था, पेरिस में बुला करके। आपको याद होगा सर, आप नहीं जा पाए थे, आपने मुझको नामित किया था उसमें जाने के लिए, मैंने जाके अवार्ड भी लिया था उसका। एक और सर, इसी तरह जो रिलीजियस हमारा फील्ड है उत्तर प्रदेश में बहुत रिच है। मुझे याद है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर की शुरुआत हो, उस भजन के हॉल्स हो, उन सब पे भी आपने काम किया था। उसके पीछे क्या सोच थी? हालांकि जिस रूप में मैं बनाना चाहता था उस रूप में वो नहीं बन करके आया है। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और जहां पर बहुत सारे लोग जगह जगह से आते हैं, उसमें गरीबों की संख्या बहुत होती है। और गरीब अगर मंदिर जाए, दर्शन कर करके आए, फिर वो वक्त कहां गुजारे। तो इसलिए पहली बार हम लोगों ने ये प्लान किया उस समय कि अयोध्या में जहां इतने बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, उनके रुकने का, उनके परिवार के साथ बैठने का समय कैसे गुजरे, उसके लिए भजन स्थल बनाया था। और बाकायदा सब कुछ उनको फैसिलिटी वहां पे दी थी, जितनी भी एमिनिटीज हो सकती है वो दे सकते हैं कि आराम कैसे मिलेगा, हॉल है, सब कुछ है। तो गरीब आकर के वहां समय गुजार सकता था। और कोशिश ये की थी कि जो आर्टिस्ट हैं या जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो लोगों को समझा सकते हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पे साधु संत हमारे रहते हैं, वो कई बार प्रवचन करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से ये प्लेटफॉर्म मिलता कि 2 घंटे 3 घंटे जो यहाँ आए हैं श्रद्धालु, उनके बीच अपनी बात रख सकें। और जो लोकल कलाकार हैं, अगर वो भजन के माध्यम से उनको आस्था से और जोड़ सकें, उसके लिए इस तरह के सेंटर्स बनाने का काम उस समय हुआ था। और ये सब कुछ जितना आपने किया क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, रिलीजन के इकोनॉमी के लिए, कल्चर इकोनॉमी के लिए, ये सब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के संभव नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने बहुत रिमार्केबल काम किया, जो आज भी लोग जिसकी कसमें खाते हैं, मैं कह सकता हूं। देश में पहली बार हेलीकॉप्टर, प्लेन्स के उतरने से लेकर के, वो विजन क्या था, वो सोच क्या थी आपकी क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो जरूरी है समझना। हालांकि अभी भारत सरकार ने 11 साल बाद हवाई जहाज उतारे, जो 11 साल पहले हम लोग उतार चुके थे हाईवे पर। और जब मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाना चाहता था, और उस समय क्योंकि यूपी का बजट भी इतना नहीं था और बीच में बहुत सारे फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस आए, जिसमें जिस मॉडल पे मैं चाहता था वो हाईवे बन जाए, वो नहीं बन पाया। सबसे पहले PPP मॉडल पे मैं उस हाईवे को बनाना चाहता था, क्योंकि बैंक सपोर्ट नहीं कर रही थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से बहुत सारे साथी जो उसमें शामिल हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो काम को छोड़ करके चले गए। क्योंकि एक्सप्रेसवे हम लोग बनाना चाहते थे, इसलिए उसको मॉडल बदल करके EPC मॉडल पर लेकर के आए। और जब उस एक्सप्रेसवे को बनाना शुरू किया तो इसके अलाउंग क्या क्या करें, तो शायद वो देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे था। केवल वो एक्सप्रेसवे नहीं था, बल्कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा। उसके किनारे मंडियां थी। कन्नौज में मान लीजिए परफ्यूमरी पार्क था, जिसमें हमारे परफ्यूम के बारे में लोग जान सकें, समझ सकें, या उससे जुड़ा हुआ कारोबार कर सकें, उसके लिए जगह थी। आलू की मंडी थी, क्योंकि आलू बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो एक ही जगह आए आलू किसान का, और कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन जाए वहां पर, जिससे कि अगर वो आलू से कोई और प्रोडक्ट भी बनाना चाहे तो वो किसान को फायदा पहुंचे। आगे जाकर के धान का, अन्य चीजों का, प्लस जो हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं उसके लिए मंडी थी। और इसके साथ साथ ग्लास सिटी क्रिएट करना चाहते थे हम लोग, और औरैया के पास प्लास्टिक सिटी करना चाहते थे। और ये पहला एक्सप्रेसवे देश का था। अक्सर हम एक्सप्रेसवे में देखते थे कि आप हर 50 किलोमीटर पे आपके टोल होता था। आप बहुत तेज चल करके आए, फिर आप लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि आपको जाना बहुत दूर है। हर टोल पर आपका आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 45 मिनट ये चले जाते थे। तो उस समय जो डिजाइन हम लोगों ने अपनाई, वो डिजाइन ये अपनाई कि कोई भी टोल सड़क पर नहीं होगा, सबके सब टोल
एग्जिट पर होंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि 323 किलोमीटर में कहीं भी ऊपर टोल नहीं था, सब टोल आपके नीचे थे। और ये पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऐसा था कि इसके अलोंग, हालांकि वो जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन उसमें है वो हमारी सोलर से है, सोलर एनर्जी से, प्लस इसके अलोंग हम सर्विस लेन, किसी भी एक्सप्रेसवे में उससे पहले सर्विस लेन नहीं बनती थी। और सर्विस लेन बनाने के साथ साथ, क्योंकि किसान की जमीन जा रही है, तो किसान आंदोलन करता था कि उसको जगह नहीं मिल रही, अगर वो क्रॉस करना चाहे, उसका गांव से खेत दूर हो गया, तो हम लोगों ने बाकायदा किसानों से सुझाव मांगा कि आप बताइए आप कहां पर चाहते हैं कि आपके खेतों से सीधे पहुंच जाएं। तो वहां कलवर्ट, पुलिया या जो भी उनके अंडरपास देने थे, तो जब सुझाव लिए तो हमको बहुत ज्यादा कलवर्ट या अंडरपास नहीं बढ़ाने पड़े, ज्यादा से ज्यादा 20 हमें कलवर्ट और अंडरपास बढ़ाने पड़े। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस एक्सप्रेसवे के अलोंग एक भी किसान ने आंदोलन नहीं किया, जबकि जमीन भी 3 महीने के अंदर उन्होंने दे दी, केवल एक छोटे से बदलाव से कि सुझाव उनसे ले लें, ना हम उनके हिसाब से डिजाइन कर दें, हम डिजाइन न दे दें उनको, बल्कि हम उनसे पहले ही सुझाव ले लें कि आपके गांव खेत कहां से रास्ता चाहते हैं, कहां पे अंडरपास बनेगा, कहां कलवर्ट देंगे, तो उससे हमें एडवांटेज पहुंचा। और शायद देश का वो एक्सप्रेसवे पहला बना जहां पर हम लोगों ने ये तय किया कि चलते हुए एक्सप्रेसवे पे भी अगर हवाई जहाज उतारना चाहेंगे आप, इमरजेंसी में, अगर वॉर टाइम में अगर आपको एयरक्राफ्ट उतारना पड़ेगा, टेक ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसका एयरफोर्स के साथ मिल करके हम लोगों ने काम किया। और जब इस समय उद्घाटन हुआ था, शायद देश में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 19 महीने में नहीं किसी ने बनाया, जितना समाजवादी सरकार में हम लोगों ने 19 महीने में एक्सप्रेसवे बना करके तैयार कर दिया। क्या बात है सर। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि रिफॉर्म क्रिएटिविटी की बात याद आ रही है, तो जो लोग उस हाईवे पर चले होंगे उन्होंने देखा होगा कि भदान एक इलाका पड़ता है, भदान है वो जगह जहां पर एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है रेलवे ट्रैक को। और ये रेलवे ट्रैक वो है जो दिल्ली से कलकत्ता वाला है। दिल्ली से कलकत्ता में सबसे ज्यादा राजधानी, सबसे ज्यादा ट्रेन चलती है। मैं यूपी सरकार में होते हुए, क्योंकि एक्सप्रेसवे बना रहा था, तो मैं पत्र लिखता था भारत सरकार को कि ट्रेन रुकने का शेड्यूल दे दो, जिससे कि हमारा आरओबी बन जाए, रेल ओवर ब्रिज बन जाए। लेकिन मैंने देता रहा, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। और वो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा कि अगर हमें वो टाइम नहीं देंगे, अगर वो शेड्यूल नहीं देंगे ट्रेन का रुकने का, तो हो सकता है हमारा एक्सप्रेस वे कनेक्ट नहीं होगा। और हम एक सरकार से मांगते रहे, वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार से मांगते रहे, भारत सरकार से, उन्होंने भी परमिशन नहीं दी। तो उस समय जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप डिजाइन चेंज कर दें इसकी, तो ये हाईवे पर हम लोग आरओबी बना देंगे बिना ट्रेन रोके हुए। और उनका सुझाव हम लोगों ने माना। देश का पहला ये एक्सप्रेसवे पे आरओबी बना 8 लेन, जिसमें एक भी ट्रेन रोकी नहीं गई, बिना ट्रेन रोके हुए शेड्यूल के वो हम लोगों ने 8 लेन ब्रिज बनाने का काम किया। तो थोड़े से बदलाव में 1 साल 2 साल बच गया हमारा, नहीं तो 1 साल 2 साल में उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होती। और कॉस्ट के साथ साथ जिस टाइम पे हम लोग बनाना चाहते थे वो टाइम भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारा एक्सप्रेस वे जुड़ता भी नहीं उस समय पर। तो ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की क्रिएटिविटी थी, उसका उदाहरण एग्जिट वाले टोल वाला आपने दिया सर, उसके डिजाइन का दिया। और मुझे ये कहते खुशी कि वो एक बेंचमार्क बना। इनफैक्ट इंडियन रोड कांग्रेस ने अपने मानक उसके बाद रीडिफाइन किए और बदले, और ये कहा कि अब कोई भी किसी भी एक्सप्रेसवे पे, मेन सड़क पे टोल नहीं बनना चाहिए। वो आपकी क्रिएटिविटी का नतीजा था। इसी तरह सर, सिर्फ आपने ये तो एक बड़ा उदाहरण दे दिया, मैं चाहूंगा शहरों के अंदर जो क्रिएटिविटी आपने करी और रिकॉर्ड टाइम में आपने 20 महीने में ये बनाया, इसी तरह एक और रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का आज तक का, हिंदुस्तान का क्या दुनिया का रिकॉर्ड है। चाइना के अलावा किसी ने भी, दूसरे किसी देश ने आज तक मेट्रो स्पीड से नहीं बनाई जैसे आपने बनाई। उसका क्या है सर? मुझे याद है कि जब लखनऊ मेट्रो में, हालांकि वो मेट्रो हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था, जो लखनऊ की मेट्रो या और जगह जो मेट्रो बनी है यूपी में, वो हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था। लेकिन अर्बन उसके लिए जरूरत थी लोगों के लिए एक क्लीन, नीट एंड क्लीन, एनवायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
तो इसलिए हम लोगों ने जिन सिटीज में बन सकता था और उस समय की सेंट्रल पॉलिसी के तहत जिन शहरों को हम फाइनेंशियली इंक्लूजन ले सकते थे, वहां पर मेट्रो बनाने का काम शुरू किया। और मुझे याद है, मेट्रो बनाने से पहले देश के मेट्रो मैन इंजीनियर श्रीधन जी को मैंने सरकार का एडवाइजर बनाया। वो हमारे साथ सहयोग कर रहे थे कि मेट्रो कितनी जल्दी और कैसे बने। उसी समय कोचीन की भी मेट्रो बनने लगी थी। तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीधन जी कोचीन के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव रखें, क्योंकि वो कोचीन से ही आते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत करिएगा कि कोचीन की जल्दी मेट्रो बन जाए और लखनऊ की बाद में बने। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर और कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर, और जो हमारे एडवाइजर थे श्रीधन जी, उनके साथ चलने से रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने देश की सबसे जल्दी मेट्रो 9 किलोमीटर की कहीं शुरू की थी, तो वो लखनऊ में, लखनऊ की मेट्रो रिकॉर्ड टाइम में 9 महीने में शुरू कर दी थी। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड आज भी बीट नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड आज भी बीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से मैं चर्चा करने जो हमने एक्सप्रेसवे की बात की, मेट्रो की बात की, एक और आपका क्रिएटिव निर्णय था, वो था सिंगल पेयर रोड्स का। उससे पहले सिर्फ डबल पेयर रोड्स बनती थी, तो सिंगल पायर पे उठा करके जो एलिवेटेड रोड का था, उसके बारे में वो कैसे आया? वो हाउ डिड दैट आइडिया कम टू यू? कई बार हमारे शहर में क्योंकि ट्रैफिक इतना है, हमें रास्ते देने हैं, ट्रैफिक कंजेशन को निकालना है, हटाना है, तो कई बार हम लोग जो पुरानी डिजाइन है उस पर काम करते हैं। लेकिन जब एलिवेटेड हाईवे बनाना था गाजियाबाद में, दिल्ली से जोड़ने वाला, तो स्पेस कम था और उसका अलाइनमेंट ऐसा था कि हम बहुत ज्यादा उसको मूव नहीं कर सकते थे लेफ्ट और राइट। तो उस समय ये बात तय हुई कि अगर इसको हम डिजाइन चेंज कर दें, और डिजाइन ऐसी चेंज करें जिससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और सिंगल पेयर पे 6 लेन हाईवे भी बन जाएगा। तो उस समय देश का सबसे बड़ा सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने बनाया था तो उत्तर प्रदेश में बनाया था, जिससे लोगों का 2-2 घंटे का सफर केवल 25 मिनट में हो जाता था। गाजियाबाद को जोड़ने वाला दिल्ली वाला जो सिंगल पेयर एलिवेटेड था, अभी मुझे नहीं पता है कि कहां बन गए हैं, लेकिन इधर मैंने देखा है कि बहुत सारे शहरों में या बहुत सारे हाईवे पर ये सिंगल पेयर एलिवेटेड 6 लेन सड़कें बन रही हैं। NHAI ने उससे काफी प्रेरणा लेकर के वो किया। इसी तरह आपने नदियों पे बहुत काम किया। गोमती रिवर फ्रंट एक एग्जाम्पलरी काम इसलिए था क्योंकि कई बार रिवर फ्रंट को लेकर के बहुत सी चर्चाएं होती थीं, और कि नदी कैसे साफ बहे शहर के अंदर। गुजरात की एक नदी का बहुत ज्यादा प्रचार होता था। तो उस समय हम लोगों ने ये स्वीकार किया कि अगर लखनऊ जैसे शहर में अगर ये एग्जाम्पलरी काम कर ले जाए हम लोग, और मैं ये कह सकता हूं कि जो डिजाइन किया गया वो सबसे मॉडर्न और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन हुआ, और उसमें एक कोशिश की गई कि शहर के अंदर कोई भी नाला उसके अंदर नहीं जाएगा, और अगर कोई नाला जाएगा भी तो ट्रीट होकर के पानी उस नाले में जाएगा। तो शहर में पहली बार इतने बड़े रिवर फ्रंट बना। न केवल रिवर फ्रंट बनाया, बल्कि उसके अलोंग जो हम ग्रीन बेल्ट तैयार कर सकते थे, पार्क एक्टिविटीज के लिए तैयार कर सकते थे, गेट टुगेदर के लिए चीजें क्रिएट कर सकते थे। शायद देश का वो बनकर के जब पूरा तैयार हो जाएगा तो देश का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे वेल डिजाइन अगर कोई रिवर फ्रंट होगा जहां लोगों के लिए होगा, वो लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट होगा। रिवर फ्रंट तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उनमें हमेशा आप देखेंगे कॉमर्शलाइजेशन होता है। आपने वो निर्णय नहीं लिया, क्या सोच थी उसके पीछे? क्योंकि अगर आप कॉमर्शलाइजेशन कर देंगे तो वो ग्रीन जो आप क्रिएट करना चाहते थे कि लोग आए पार्क में हरा भरा देखें, और उसमें कोशिश ये की गई कि जिस तरीके से लोग ब्लूमिंग देखते हैं कि हमारे इस सीजन में ये पेड़ उग रहे हैं। आजकल तो हम नेट पे देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम कब हो रही है, और बहुत सारे ट्रीज हैं जो फ्लावरिंग करते हैं। तो उस समय समाजवादी पार्टी ने बनाते समय रिवर फ्रंट में ये तय किया कि जितने भी हमारे देश में फ्लावरिंग ट्रीज हैं और सीजन के हिसाब से कब फ्लावर करते हैं, उस हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाया जाए, जिससे एस्थेटिकली वो हमारे रिवर फ्रंट ग्रीन भी हो, एस्थेटिकली सुंदर भी दिखे, और हम ये बता पाए कि हमारे देश में भी ऐसे पेड़ हैं जो चेरी ब्लॉसम जैसे नहीं, लेकिन चेरी ब्लॉसम के बराबर हमारे इन इलाकों में भी फ्लावर कर सकते हैं ट्रीज, और 12 महीने फ्लावर करते रहे, 12 महीने हम अलग अलग सीजन में करते रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने उस समय किए। 1090 था, क्योंकि
अक्सर महिलाओं को फोन कॉल्स आते हैं, जितना सोशल मीडिया में कभी कभी उनको कनेक्ट कर लेते हैं, परेशान करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं फर्जी, सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करते थे, कॉल्स करते थे लोग। तो ये 1090 वुमेन पावर लाइन हम लोगों ने शुरू की और ये इसमें तय किया कि अगर कोई ये गलती कर रहा है तो उसको रोका जाएगा और तब तक फॉलो किया जाएगा जब तक वो बंद नहीं कर देगा परेशान करना किसी को। तो 1090 वो स्कीम बनी लड़कियों की सुरक्षाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया कि जो उत्तर प्रदेश ने ये काम किया है, क्रिएटिव वर्क किया है, यही उदाहरण दूसरे स्टेट को भी अपनाना चाहिए। पार्क्स में भी आपने बहुत काम किया, चाहे लायन सफारी वाला जो है इटावा में लाके बनाना। क्योंकि जब हम लोग बाहर दुनिया में देखने जाते हैं तो मुझे याद है कि कई शहरों में बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हैं, सफारीज बने हैं। लोग करोड़ों रुपए खर्च कर करके साउथ अफ्रीका जा रहे हैं परिवार को लेकर के, लाखों रुपए खर्च कर करके और हिस्सों में दुनिया में जाते हैं। तो उस समय समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, फॉरेस्ट की बहुत बड़ी लैंड इटावा में थी, इटावा को दूसरी तरीके की पहचान थी, लेकिन इटावा में नेताजी के समय पर शुरू किया गया लाइन सफारी और एनिमल सफारी, उसको शुरू किया, उसके टाई अप किए हम लोगों ने। मुझे याद है कि लॉन्गलीट पार्क है लंदन का, यूके का, उनका सपोर्ट लिया, उनके एक्सपीरियंस का सपोर्ट लिया। सैन डिएगो के साइंटिस्ट थे, उनको साथ जोड़ा हम लोगों ने। और जो सिंगापुर में नाइट सफारी है, जो नाइट सफारी को लुक आफ्टर करते हैं, जिन्होंने नाइट सफारी बनाई है, किया था सर, उनको साथ लिया। उन सब के एक्सपेंसेस को हम लोगों ने जोड़ा और हमारे लिए क्या सूट करता है वो लाइन सफारी और एनिमल सफारी हम लोगों ने इटावा में बनाई। और देश की वो एग्जाम्पलरी लाइन सफारी बनी है कि गुजरात के बाद, गिर के बाद अगर मैन मेड कोई लाइन सफारी बनी है तो वो इटावा में बनी है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि 20 और 24 से ज्यादा वहां पर आज लाइन्स हैं जो वहां पर सरवाइव कर रहे हैं। शायद ये पहला एग्जाम्पल है न केवल देश का बल्कि दुनिया का जहां जीरो से हम लोगों ने शुरू किया। और एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग सेंटर है जहां पर समय समय पर हमारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स कोशिश में रहते हैं कि कोई भी लाइन बीमार ना हो, जान ना जाए। ये शायद अपने आप में एक एग्जाम्पलरी काम इटावा में हुआ। और अभी 3-4 आप शायद 5-7 दिन पहले 3-4 कब्ज भी हुए हैं। 4 कब्ज हुए हैं अभी। इसी ये सारा आपने जस्ट लॉन्गलीट का नाम लिया तो उसी नजर में मुझे याद आता है मैनहट्टन का सेंट्रल पार्क या आपका सेंट जेम्स पार्क या विंसर पार्क। तो उस नजर से भी लखनऊ को बड़ा फायदा हुआ क्योंकि अभी फ्लैट बनने लगे हैं। हालांकि फ्लैट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लोग रहने लगे हैं। ओपन स्पेसेस तो हैं लेकिन ओपन स्पेसेस बहुत ग्रीन, बहुत बड़े नहीं हैं। तो लखनऊ में जो ओपन स्पेसेस थे जिनको हम पार्क बना सकते थे, लखनऊ जैसे शहर में जहां लाखों लोग रहते हैं, आसपास बड़े पैमाने पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो कहां जाएं ओपन स्पेस में या ऑक्सीजन लेने कहां जाएं? लोग कहते हैं पार्क हमारे लंग्स बनते हैं। तो जेनेशियस पार्क जो 400 एकड़ से ज्यादा है वो समाजवादी सरकार में बना और उसमें कोशिश की गई कि क्वालिटी प्लांटेशन हो। जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज लगे हैं, क्वालिटी ट्रीज लगे। ये नहीं कि हम बस ट्रीज लगा दें, लेकिन कोशिश की गई कि क्वालिटी ऑफ ट्रीज की बहुत अच्छी हो। न केवल वो बना, दूसरा हमारा लोहिया पार्क बना जो 70 एकड़ से ज्यादा में पार्क है। वो शायद दोनों लंग्स हैं शहर के। और इसके साथ साथ मैं अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो, यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित और हमारे साथ राज्यसभा में सांसद हैं मिलिंद देवरा जी, उनका मैं वीडियो देख रहा था। वो मुंबई की तारीफ कर रहे थे कि एक साइकिल हाईवे यहाँ बना है और यूज किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है उसमें एक साइकिल हाईवे बनाने की कोशिश की है। और मुझे याद आ रहा है कि जब समाजवादी सरकार थी तो मैंने जर्मनी का पढ़ा था कि जर्मनी में कोई रेलवे ट्रैक खत्म कर करके उन्होंने साइकिल हाईवे बनाया है। तो उस समय आइडिया मिला और उस आइडिया को हम लोगों ने यूपी में अपनाया और एक ऐसे इलाके से साइकिल हाईवे बनाया जहां नेचर है, जहां बहुत सारी नदियों के किनारे जा सकते थे, रिलीजियस स्पॉट्स थे। और चंबल के इलाका है जहां रिवाइंस देख सकते हैं आप, इटावा से लेकर के आगरा तक का, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते थे जो घूमना चाहते थे उस इलाके को, जो रिवाइंस है, जो नदी का किनारा है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको देखने के लिए। तो पहला देश का 200 किलोमीटर का साइकिल हाईवे केवल साइकिल के लिए अगर किसी ने बनाया था
उस जमाने में तो समाजवादी सरकार में होना, और आज भी वो साइकिल हाईवे लोगों के इस्तेमाल में है। मुझे जानकारी मिलती है, अखबार पढ़ता हूं कई बार, जो बच्चे हैं वो आज भी वहां पर साइकिल चला रहे हैं। गांव के लोगों को एक आसान रास्ता मिल गया है कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए, उसी साइकिल हाईवे के माध्यम से, जो अभी टूटा नहीं है, क्योंकि इतना क्वालिटी का बनाया गया था, आरसीसी का, सीमेंट कंक्रीट का नहीं, आरसीसी का बनाया कुछ जगह पर, जिससे वो टूटे नहीं। तो आज भी साइकिल हाईवे वो चल रहा है। और इन सबके लिए गवर्नेंस बहुत जरूरी थी, तो आपने इस क्रिएटिविटी को ट्रांसलेट करने के लिए, चाहे लोक भवन हो, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, उसको भी आपने मजबूत किया। क्योंकि जब तक आपका गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फंड्स नहीं होंगे, बजट नहीं होगा, या इंटरेस्ट गवर्नमेंट का नहीं होगा, तब ये संभव नहीं है। ये क्योंकि नए प्रोजेक्ट हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिएटिविटी इसमें इन्वॉल्व है, तो जब तक सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फंड्स नहीं होंगे, तो शायद ये संभव नहीं है। कोशिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया हो, मुख्यमंत्री का कार्यालय नया हो, पुलिस भवन, क्योंकि पुलिस का मैं देखता था कि पुलिस जो उनकी ऑफिसेज हैं, कोई ऑफिस यहाँ पर है, कोई वहां पर है, कोई यहाँ, अगर कोई पीड़ित है जिसको काम होता था, वो 10 ऑफिस में जाना पड़ता था उसको, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग समय पर डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिसेज बनाई थी। तो उस समय समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने काम किया कि एक पुलिस हेडक्वार्टर बना दें, उसी में सब कुछ मिल जाए पुलिस का। अगर किसी को कोई तकलीफ है, परेशानी है, या पुलिस की फंक्शनिंग के लिए अगर उन्हें काम करना, तो एक फ्लोर के नीचे सब आ जाएं। शायद देश में किसी भी स्टेट ने पुलिस के लिए हेडक्वार्टर नहीं बनाया होगा, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ ये वो है। वो अगर किसी ने ये क्रिएटिव फैसला लिया, वो समाजवादी सरकार में हम लोगों ने लेकर के एक पुलिस हेडक्वार्टर बनाने का। तो सर, आपने सरकार के लिए मुख्यमंत्री भवन, पुलिस के लिए पुलिस हेडक्वार्टर, और जुडिशरी के लिए भी आपने किया। हाई कोर्ट भी एक, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बननी थी, तो एक मॉडर्न, एक समय के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर के जो हमारे जजेस हैं, या जो हमारे अधिवक्ता हैं, या जो लोग आते हैं, उनको भी सुविधा मिले। शायद देश में इतना बड़ा हाई कोर्ट कहीं नहीं बना होगा। और उस समय जो चीफ जस्टिस आए थे, जब उन्होंने उद्घाटन में कहा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि लखनऊ का हाई कोर्ट इतना बड़ा है, तो मैं शायद यहीं पर जज बनता, मैं शायद दिल्ली में न बनता। तो आज भी देश में इतना बड़ा हाई कोर्ट, किसी के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय के हिसाब से किसी स्टेट ने नहीं बनाया, जो समाजवादी सरकार में उस समय बना था। आप जो पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिस में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट आपने उस समय किया था, जब टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, कम्युनिकेशन चैनल ऐसे नहीं थे, पूरे प्रदेश का एक कंट्रोल रूम, जिसके लिए बहुत स्टडी टूर भी गया था, वो उस क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल भी जरूर बताइए। अक्सर ये फिल्मों में देखा है हम लोगों ने, और स्वाभाविक भी है कि घटना के बाद ही पुलिस पहुंचती है, लेकिन कई बार ये सुनने को मिलता था यूपी में कि पुलिस को बुलाते हैं, फोन नहीं उठता, और बहुत से इश्यूज ऐसे थे कि अगर आप फोन कर रहे हैं तो हो सकता है फोन पे व्यवहार उस तरफ से अच्छा ना हो। तो इसलिए मॉडर्न पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम बनाना, और उस समय हम लोगों ने एक प्रोफेसर वेंकट, जो बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं, उनको साथ लिया। वो हैदराबाद के थे, उन्हें सरकार के साथ जोड़ा, और दुनिया में जो सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम है, जैसे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह का रिस्पांस देता है अगर घटना आए सामने, सिंगापुर में किस तरह का रिस्पांस सिस्टम काम करता है पुलिस का, और ह्यूस्टन का कैसे काम करता है, जो हमारे सरकार के सबसे अच्छे अधिकारी थे, जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, और उनका जिनका कैरियर में बहुत अच्छा काम था, उन अधिकारियों की टीम बना करके और प्रोफेसर वेंकट को साथ जोड़ करके हम लोगों ने न्यूयॉर्क भेजा, एनवाईपीडी के हेडक्वार्टर में गए, ह्यूस्टन में गए, और ह्यूस्टन के बाद वो सिंगापुर भी गए, और हर लेवल के पुलिस के अधिकारियों से बात की, एसओ लेवल पर, सीओ लेवल पर, डिप्टी एसपी पर, एसएसपी पर, डीआईजी, आईजी, हर लेवल पर पुलिस को क्या दिक्कत आती है, कैसे रिस्पांस करना है, उसके लिए सबसे बेहतर डायल 100 रिस्पांस सिस्टम उस समय बनाया, और 1000 गाड़ी सरकार ने खरीद करके पुलिस को दी, और वो पॉइंट्स मार्क किए कि अगर घटना इस इलाके में होगी तो 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। तो ये पहला यूपी का वो रिस्पांस सिस्टम था, जो डायल 100 के माध्यम से पुलिस को हम लोगों ने दिया, और उस समय की सबसे अच्छी गाड़ी जो थी वो इनोवा थी। पुलिस को इनोवा दी, जो हेड कांस्टेबल थे वो इनोवा पे चलते थे, और गाड़ियां उनको उपलब्ध कराई थी। उससे पुलिस को एक सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम मिला, उससे वर्क प्रेशर उनका कम हुआ, प्लस लोगों को भरोसा बढ़ा कि अगर वो फोन करेंगे तो कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और उसमें छोटा सा बदलाव ये हम लोगों ने किया कि
जो फोन उठाने वाले लोग होंगे, जो कॉल सेंटर बनेगा, उसमें पुरुष नहीं होगा, उसमें महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी। और वो इसलिए फैसला लिया कि वो कभी व्यवहार खराब नहीं कर सकती हैं। तो आज भी डायल 100 में जो सबसे पहला फोन कॉल रिसीव करती हैं किसी घटना का, तो वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो उसको देख रही हैं। और आज भी वो चल रहा है। वो क्रिएटिविटी का एक बड़ा एग्जाम्पल था सर उस समय। आपने एक और उसी में आपको याद है मैपिंग पहली बार हुई थी कि आदमी भागेगा तो किस रास्ते से भागेगा। ठीक बात है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी। हमारी जो गाड़ियां थी उसमें कैमरास थे, जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे थे, बड़ी वॉल पे स्क्रीन थी, तो वॉच कर सकते थे कि घटना स्थल हेडक्वार्टर में देखा जा सकता था, और जो भी ट्रैक कर सकते थे कि किस रास्ते से भागेगा, क्योंकि हर मार्ग थी जगह पर। तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर सकते थे कि अगर कोई भागेगा इस रास्ते आएगा तो यहाँ पर ये पुलिस मिलेगी, उस रास्ते जाएगा तो वहां, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैप्ड था हमारे पास उत्तर प्रदेश। पहली बार मैपिंग हुई तो हिंदुस्तान में किसी की भी। मैं आपको लाना चाहूंगा, यूथ पे हमेशा आपका बहुत विजन रहता है, हमेशा फोकस आप करते हैं। उत्तर प्रदेश के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर आप रहे। आज भी मुझे लगता है पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हर आदमी भैया के कह करके आपको वो करता है और आप बड़े स्नेह के साथ प्यार से उसका जवाब देते हैं। मैं स्पोर्ट्स में आपने जो रुचि रखी, जिस लेवल का काम हुआ, उसके पीछे क्या विचार था आपका? किस तरीके से क्रिएटिविटी बच्चों की उसके माध्यम से प्रमोट करी जा सकती है? यूपी में बहुत टैलेंट है और हमेशा रहा है, लेकिन कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो टैलेंट और क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती थी। उस समय समाजवादी पार्टी ने न केवल स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मानित किया, बल्कि एक जगह पर पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, स्पोर्ट्स सिटी को बनाना और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसका काम शुरू हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि स्पोर्ट्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ और सरकार ने बजट भी दिया, जिससे कि एक अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई क्रिकेट का स्टेडियम नहीं था। क्रिकेट का इंटरनेशनल एक ग्रीन पार्क का एक अपनी पहचान थी। हिस्टोरिकली ग्रीन पार्क की अपनी पहचान रही थी। जब कभी भी मैचेस होते तो केवल ग्रीन पार्क में हुआ करते थे, कानपुर में, लेकिन और किसी शहर में नहीं हो पाते थे। यूपी के किसी शहर में इंटरनेशनल मैच नहीं देख पा रहे थे। समाजवादी सरकार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिससे कि इंटरनेशनल मैच हो सकें, और पहली बार इतनी बड़ी स्पोर्ट्स सिटी पीपीपी मॉडल पर इकाना स्टेडियम क्रिएट हुआ। वहां पिछले कई वर्षों से वहां पर इंटरनेशनल मैच देखने को मिल रहे हैं, आईपीएल हो रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, और जो आज के समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उनको उपलब्ध करने का काम किया। अच्छा, सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कॉलेजेस को भी पूरी स्पोर्ट्स कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया। जो मॉडर्न ट्रैक्स होते हैं, पहले हमारे यहाँ जो हॉकी खेला करते थे वो ग्रीन उस पे हुआ करता था, एस्ट्रोटर्फ, क्योंकि टीवी इस पे टेलीकास्ट होने लगा है तो वो चेंज किए गए एस्ट्रोटर्फ। यूपी में बहुत सारे हॉकी ग्राउंड्स में या जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी थी पुरानी थी, उन सबको इम्प्रूव किया, नया बनाया, मॉडर्न किया, और जो आपके हॉकी के ग्राउंड्स थे उनको ग्रीन की जगह ब्लू किया, जिससे कि इंटरनेशनल मैच हो सके, क्योंकि इंटरनेशनल मानक ये कहता है कि आपका एस्ट्रोटर्फ ब्लू होना चाहिए। एक और बहुत क्रिएटिव गवर्नेंस में इनोवेशन आपने किया था, वो बच्चों के खाने में लेकर के था। जो रोज के जीवन में उनके खाना मिलता था उनको, उसकी बहुत शिकायतें थी जब आपने सरकार संभाली थी। उसमें आपने जो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया उसके बारे में जरूर बताएं सर। क्योंकि सेंट्रल स्कीम और स्टेट मिलकर के मिड डे मील स्कीम चलती थी, और अक्सर बच्चों को शिकायत होती थी खाना अच्छा नहीं मिला है, कभी खराब खाना मिला है, खाने में ये चीज गिरी मिली या गंदा खाना मिला, और खाने का इंतजार करते थे। अभी खाना बना नहीं है, बनाने का भी रसोई हुआ करती थी, रसोईया बनाता था। तो उस समय समाजवादी सरकार ने अक्षय पात्रा से मिलकर के हम लोगों ने मॉडर्न किचन बनाया और उनका मथुरा में किचन का उद्घाटन किया। जो उनको सहयोग या चाहिए था वो किया, वो चला रहे थे। लगभग 2 लाख बच्चों को मथुरा और मथुरा के आसपास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें हॉट मील प्रोवाइड करते थे और टाइम से प्रोवाइड करते थे। उसी स्कीम को हम लोगों ने रिप्लिकेट कर करके और लखनऊ में और शहरों में किचन बना करके और उनको सहयोग करके दिया, जिससे कि लाखों लाख बच्चों को हॉट मील समय पे मिल सका था, कुक्ड मील मिलता था। और जो मशीन लगाई थी उन्होंने जिससे रोटी बनती थी, अक्सर जो अगर मशीन काफी लोगों ने देखा होगा जो रोटी मेकिंग है, वो 20,000 रोटी मशीन से बनाते थे।
तो रोटी बनना, पैक होना और समय से पहुंच जाना, ये एक उदाहरण बना बहुत जहां बड़ा बच्चों logistics को समय पर खाना मिला। और मुझे लगता है उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए आपने हम लोगों को हाउस में भी खिलवाया, विधानसभा और में क्योंकि भी विधायक क्वालिटी बनते थे, आप बेहतर, खुद भी वही खाते थे। क्वालिटी बेहतर हो तो एक बार हम सब लोगों ने मिलकर के या अचानक जाकर के हम लोग खाना खाते थे, जिससे पता कर सकें कि जो हॉट मील बन रहा है वो क्वालिटी का है कि नहीं है, बच्चों को पौष्टिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उसमें कम से कम पौष्टिक आहार मिल रहा था, क्योंकि एक वो भी जरूरी है। क्रिएटिव इकोनॉमी के सारे मुद्दे मैंने आपसे टच किए, एक छूट रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्री के बिना आपने बहुत इंडस्ट्री पे जोर दिया, चाहे वो इंसेंटिव स्कीम्स की बात हो, चाहे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिखने की बात हो, पुरानी इंसेंटिव स्कीम जो फंसी पड़ी थी उनको रिलीज करने की बात हो, उसमें क्या क्रिएटिविटी का आपने इस्तेमाल किया और उससे आप प्रदेश को कैसे लाभ हुआ? मुझे याद है कि मुझसे पहले नेताजी की भी गवर्नमेंट रही थी और उसमें कई इंडस्ट्री आई थी और इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव मिलने थे वो नहीं मिल पाए थे। उस समय इंडस्ट्री के लोग भी खुश नहीं थे कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर चाहते तो पुरानी स्कीम का अगर नहीं मिला है आपको, तो हम लोगों ने वो भी किया, प्लस इंडस्ट्री से समझ करके कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की स्कीम हो, वो बनाने का काम किया। उन छोटे छोटे बदलावों से, रिफॉर्म से ये उदाहरण बना कि बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ। SCL लखनऊ में अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया। सैमसंग के कुछ इश्यूज थे, सैमसंग के बहुत छोटे इश्यूज थे और सैमसंग किसी और स्टेट में जाना चाहता था। जब सैमसंग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, मैंने उनसे बात की और एक चीफ सेक्रेटरी लेवल पे बैठक कराई, उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये कुछ और बेहतर स्कीम चाहते हैं और इंसेंटिव इस तरह के चाहते हैं। और मुझे याद है कि वो छोटे से बदलाव, जो छोटे से फैसले और जो रिफॉर्म किया हम लोगों ने, उसकी वजह से यूपी में एक्सपेंशन हुआ और सैमसंग का बड़ा प्लांट नोएडा में लग करके तैयार हो गया। एक और बड़ी कंपनी जो ट्रक बनाती है लखनऊ में है, वो छोड़ के जा रही थी, उसके भी आपने कई ऐसे फैसले किया थे और वो रुक क्योंकि गए। रिफॉर्म जब आप करते हैं और कोई क्रिएटिविटी उनकी आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसी से गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से उससे लाभ पहुंचता है, तो वो भरोसा बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो आपके निर्णय के बाद वो रुक गए, वरना उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे थे। मैं सम करने के लिए पूछना चाहूंगा कि इस समिट के माध्यम से क्रिएटिविटी पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हम सब लोग याद रख करके ले जा सके? हालांकि यहाँ पर जितने भी हमारे लोग बैठे हैं इन बातों को समझते हैं कि कई बार छोटे छोटे बदलाव से भी बहुत सी चीजें बदली जा सकती हैं। क्रिएटिविटी से पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी से उम्मीद जगाती है, जिससे विश्वास पैदा होता है, क्रेडिबिलिटी बनती है। ठीक बात सर। क्रेडिबिलिटी आती है हाँ। और जो अच्छा बदलाव है उसी से प्रोग्रेस संभव है। और क्रिएटिव इकोनॉमी डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी की जगह लॉन्ग टर्म बेस बनती है। ठीक बात सर। ये जो भरोसा बढ़ता है क्रिएटिव इकोनॉमी से, इंसानियत की काबिलियत बढ़ती है। क्रिएटिविटी जन्म और जात का भेदभाव नहीं रखती है। ठीक बात है। सोशल इंक्लूड जस्ट है, फेयर है सर। और इससे व्यक्ति का हुनर, टैलेंट और इसका स्किल का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है कंटेंट में भी। और इससे क्रिएटिविटी से हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, मतलब कितना कर सकता है, कितना बढ़ा सकता है, और वो इस हिसाब से मैं कहूं, अगर एक तरीके से मैं कहूं कि जब वो कंट्रीब्यूट करता है तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ती है। क्रिएटिविटी से इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि स्टैंड अप कमेटी कभी कभी हम लोग देखते हैं कितना बड़ा उदाहरण बना है, कितनी बड़ी इकोनॉमी को लाभ पहुंचा रहे हैं। यूट्यूबर्स हैं, कई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इधर यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी हासिल हो रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चियों को, महिलाओं को बड़े ऑप्शंस मिल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारी जानकारी मिल रही, बहुत सारे एजुकेट हो रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई संदेश ही देना है मुझे जी, हाँ, एक तो लाइन मैं में जो संदेश दे सकता हूं इस क्रिएटिविटी और इस आयोजन के माध्यम से, सर, क्रिएटिव बनो
कंस्ट्रक्टिव बनूं। क्या ये शायद सबसे बड़ा नारा हो सकता है कि हम क्रिएटिव बने और कंस्ट्रक्टिव बने, डिस्ट्रक्टिव ना हो। क्या और बात। इसी यही विजन हमारे इंडिया का मकसद है और संदेश। और इसी से प्लान डेवलप ऐसे संभव है। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके बिना इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं था। पिछले कई घंटों से आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके बातों के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस के लिए। आई एम श्योर सबने बहुत सीखा है। मैं आपकी इजाजत से कुछ सवाल पूछना, जनता में जो भी सवाल हो, मैं चाहूंगा कि अपनी बात। कितने सवाल पूछ लें सर? अच्छा, कोई दो सवाल पूछ लें। हाजी साहब बताएं। हाँ बताएं। माइक दे दें प्लीज उनको, आप तक माइक पहुंचा दें। नमस्कार सर, मेरा नाम आर्यन शर्मा है। मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बीआरसी। बिना एनर्जी पर इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग से शायद यह समिट कंप्लीट नहीं हो सकता। सर मेरा कंसर्न है, हमारा पूरे आप सवाल इधर 140 हाँ। करोड़ भारतवासियों का कंसर्न है। आप अपने इनोवेशन से, क्रिएटिव आइडिया से, जो एनर्जी की समस्या से हमारा देश जूझ रहा है, आने वाला समय में इसको कैसे कम किया जाए। सर आप ऑफ बीट थिंकिंग करते हैं, लीक से हटकर थिंकिंग करते हैं, कृपया बताएं ताकि हम लोग को कम से कम 140 करोड़ भारतवासियों को संतोष हो और भारत सरकार उस पर अमल करे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. मुझे क्रिएटिविटी का बड़ा एग्जाम्पल याद आ गया मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा सवाल आपने इसलिए पूछा कि इधर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और पॉलिटिकल लोग हैं तो कई बार एलपीजी का जवाब भी हम लोग लापता गैस की तरह देते हैं। और मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो गांव के हमारी लोगों की बिजली की समस्या है, और समस्या केवल बिजली आने और जाने की नहीं, इसके साथ साथ उन्हें भुगतान की भी है कि ये कैसे भुगतान करेंगे। तो मैं केवल एक उनके गांव की समस्या का समाधान के लिए जो सुझाव दिया था उस समय के राष्ट्रपति जी ने कहा कि इसको आप सोलर से, मिनी ग्रिड से जोड़ दें इस गांव को। और मैंने उनसे समय मांगा और कहा कि हम 3 महीने के अंदर इस ग्राम सभा को सोलर से पूरा का पूरा बिजली दे देंगे, जिसमें उनका पंप चल जाएगा, गांव की चक्की चल जाएगी, हाउस होल्ड उनके लिए एलईडी बल्ब पहुंच जाएंगे, पंखा चल जाएगा, उनकी चार्जिंग हो जाएगी, टीवी चल जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की कि उस समय सरकार में हम लोगों ने 3 महीने के अंदर उस गांव को पूरा का पूरा सोलर एनर्जी से कनेक्ट कर दिया और एक भी बिल गांव के लोगों को नहीं देना पड़ता था। ये तो एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की है। हालांकि ये सवाल देश के लिए बड़ा सवाल है। इस सरकार को मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, उन्होंने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। अगर युद्ध ना हुआ होता तो ये शायद समस्या का समाधान हमें ढूंढना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात। कोई और सवाल या आप बताएं जी। नमस्ते, आदाब। जी नमस्कार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपकी विजन इंडिया टीम का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपका विजन ही है सर, जो आपने 5 सालों में काम किया वो मौजूदा सरकार 50 सालों में भी नहीं कर सकती है। सर मैं चाहता हूं जो आपकी विजन है, जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में कर रहे हैं, ये देश के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली शायद नहीं पहुंच सकता हो, न ही लोगों के पास ऐसे साधन होते हैं वो आपके विजनों को सुन सके, समझ सके। हमारे साथ शायद ये समस्या रहती है, जो आपके विजन होते हैं या जो आपके काम होते हैं वो लोगों तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाते हैं या लोग पहुंचने नहीं देते हैं करके हिसाब से। तो कोई एक ऐसी टीम बनाए आप जिसमें आपके एक्सपर्ट लोग हो, जो देश के छोटे छोटे शहरों में और कस्बों में जाएं, जो आपका एक विजन है, जो एक विजनरी नेता है, वो सब लोगों तक पहुंच सके करके। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है सर। कमी है तो उनके क्रिएटिविटी को हम पहुंचाने के साधन, एक सिस्टम की कमी है जो नहीं पहुंच पाते हैं।
मुंबई एक जो है देश की न सिर्फ आर्थिक राजधानी है बल्कि फिल्मों की भी राजधानी है। अभी बहुत सारे अभिषेक जी ने बहुत सारे अच्छे प्रश्न किए थे, ऋतिक जी बैठे हुए थे, काफी समय उसमें लगा भी। तो लेकिन हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो वो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे कोई साधन हो जो हमारे देश के जो प्रदेश की राजधानियां होती हैं, जिले के कस्बे होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पर उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी कला को पहुंचा सके और देश को लाभ हो सके और उनको आर्थिक उनको उसका फायदा भी पहुंच सके। हमारे बदायूं से जहां से बिलोंग करता हूं सर, वहां पे एक कलाकार है जो गेहूं की बाली से इतनी अच्छी वो कला पेंटिंग बनाते हैं। उन्होंने माननीय नेता स्वर्गीय नेताजी की तस्वीर बनाई थी, मुझे दी थी। अगर वो बड़े शहर में तस्वीर बिके तो हजारों लाखों की हो, वो तस्वीर शहर में 200 रुपए की भी खरीदा नहीं मिल पाते हैं उनको। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है उसकी जो क्रिएटिविटी है वो देश में नफरत फैलाने के लिए और देश को बांटने में लगी हुई है। इसके अलावा कोई इस तरह का काम कर नहीं रही है। तो यही दरख्वास्त है सर, आपकी जो विजन है वो पूरे देश में पहुंचने चाहिए सर। थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने याद दिलाया कि बदायूं और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से हैं जहां पर गेहूं की बाली से वो पेंटिंग बनाते हैं। और इधर मैं एक कलाकार से मिला था जिसी काम को आगे बढ़ाते हैं, बाराबंकी के। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो जो बना सकते हैं वो बनाइए। इधर मैंने कोशिश की है कि जो हमसे गेस्ट मिलता है मैं उसको वही तस्वीर उसको सम्मान में और मिलने पर उसको भेंट करता हूं। ये तो एक मैं इंडिविजुअल कर पा रहा हूं। मुझे याद है सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी, इसी तरह के कलाकार नेताजी से उनको पेंटिंग दी थी उन्होंने, और इतना अच्छा काम था उनका कि उनके साथ जो एक और थे बोले इनका घर देख करके आइए। और जब हम लोग उनके घर गए थे तो LIG तो बहुत बड़ा है, EWS का घर होता, उतने से कमरे में वो रह करके अपना काम कर रहे थे। उसी दिन नेताजी ने कहा कि इनका इतना अच्छा काम है, इनको यश भारती दीजिए। और मुझे याद है कि मैंने उन्हें यश भारती दी थी, और यश भारती के साथ साथ उनका महीने का जो हमारा सम्मान राशि थी वो भी देना शुरू कर दिया था। ये हैंडीक्राफ्ट में क्रिएटिविटी हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। हमारी सरकार बनेगी तो ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या रूरल इकोनॉमी में या जो हमारे हुनर हैं लोगों के अंदर, वाराणसी है मान लीजिए कितना अच्छा काम वहां पर होता है, जरदोजी का है, लखनऊ का चिकनकारी है, मुरादाबाद का काम है, मेरठ का लकड़ी का है या सहारनपुर का लकड़ी का है, या स्पोर्ट्स का बड़े पैमाने पे काम होता है। इन सब हैंडीक्राफ्ट्स को विशेष योजना के साथ जोड़ करके इनकी क्रिएटिविटी, इनका टैलेंट को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। और मुझे याद है कि लखनऊ में, नोएडा में, गाजियाबाद में जो बात आपने उठाई कि कई बार हमारे आर्टिसंस जो होते हैं या जो बुनकर भाई हैं वो अपने बाजार नहीं ढूंढ पाते हैं, बाजार में चीजों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने दिल्ली हाट की तरह बड़े बड़े मार्केटिंग सेंटर्स बनाए थे। एक लखनऊ में शिल्पग्राम बना था, नोएडा में सिटी सेंटर में बनाया था, गाजियाबाद में बना था। और ये तय किया था कि वो अगर अपना सामान लेकर भी आएंगे तो 1 महीने तक वो फ्री रख सकेंगे और सरकार उनके आने जाने का खर्चा देगी, जिससे हमारे आर्टिसंस को और हैंडीक्राफ्ट के जो तमाम लोग जुड़े उनको लाभ पहुंच सके। एक सवाल और जी। Good afternoon, Bhaiya. I'm coming from Jaunpur and I'm orthopedic surgeon. My question is regarding to the healthcare only. When you were in the tenure and you have done a tremendous job in the health sector, and you have created a medical college in Jaunpur, which is a tier 3 city. My question here arises, that college might not be functioning as per your expectation. So, as all we know, you are coming back in 2027. So what will you do and what's your vision for tier 3 city? And what the doctors like us should do for the tier 3 cities health sector development? मैं धन्यवाद देता हूं इनका कि जिन्होंने याद दिलाया कि मेडिकल कॉलेजेस बड़े पैमाने पर और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस मकसद से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज जौनपुर का बनाया था, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ऐसा हो कि गरीब को वहीं पर इलाज मिल जाए, उसे कहीं और न जाना पड़े। सरकार बनने पर जो काम शुरू हुए थे, जहां फ्री इलाज और फ्री जांच और फ्री दवाई
उस दिशा में हम लोग ले जाने का काम करेंगे, जिससे कि गरीब को कहीं और न जाना पड़े, इलाज पूरा वहीं का वहीं मिल जाए उनको। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन और ले, एक लास्ट लास्ट यस सर, मैं रोहित यादव जौनपुर से हूँ। सर थैंक यू सो मच, आपका विजन हमने पूरा रिकॉल किया, आपने क्या क्या किया है। आपने जो फाउंडेशन रखा है वो ह्यूमैनिटी को रखा है, जो कि आज के टाइम पे बहुत जगह हम लोग मिसिंग देखते हैं, इंसानियत को। उस पे आप ले आउट कर रहे हैं सर ऊपर। सर आपने सस्टेनेबिलिटी दिखता है, जैसे आपने लैपटॉप बोला अभी तक चल रहा है, 10-11 साल हो गए हाईवे एक्सप्रेस वे को, वो चल रहा है उसी तरीके से। सो सस्टेनेबिलिटी को भी आप ध्यान रख रहे हैं, कमिटमेंट भी है इतने कम टाइम पे एक्सप्रेस वे बनाना। आपने पावर सोलर का आप बात किए। सर मेरा क्वेश्चन है, आपका एक बहुत अच्छा टैग लाइन है जो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद है और काफी लोगों को, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। सो बिना इंफ्रा के, जो आपने इंफ्रा में काम किया, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में काम किया, उसके जनरेशन में, उसके ट्रांसमिशन में, वो बहुत अच्छा था। इसके ऊपर आपका और कुछ विजन रहा होगा, कहां आप ले जाने का एक सपना देखे रहे होंगे। सर जब आप 2027 में आ रहे हैं बैक, सो मैन्युफैक्चरिंग, सर मेरा क्वेश्चन अब यहां से है कि जब आप आ रहे हैं, काफी हद तक एक डेवलपमेंट हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अगर अपने यहां देखेंगे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे अभिषेक सर ने बताया कि 4-5 टॉप कंट्री में आ जाएगा। सो मेडिकल के केस में, फार्मा के केस में, एग्रोकेमिकल्स में, उसका सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस लेवल पे नहीं है। हम लोग शायद बुंदेलखंड में कर सकते हैं, प्रयागराज में कर सकते हैं, मिर्जापुर में कर सकते हैं, वो शायद उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होना चाहिए। सर इस पर आपका क्या विजन है सर? मैं धन्यवाद देता हूं कि विस्तार से और बहुत सारी चीजों को इन्होंने कहा है, और इंसान और इंसानियत दुनिया को जो बेहतर बनाए वही क्रिएटिविटी, जो मैंने शुरू में कहा। इसके साथ साथ हमारी समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनिफेस्टो बने, क्योंकि जौनपुर में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर दें हम लोग, और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मैनिफेस्टो हो, तो शायद हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं अर्थव्यवस्था को। हमारी कोशिश यही होगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग मैनिफेस्टो बना करके लोगों के बीच में जाएं और लोगों से समर्थन उन चीजों पर मांगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद योर परमिशन, आपके आदेश में ये क्लोज करेंगे सेशन को। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, आपने वक्त निकाला, हम सबका साथ दिया। थैंक यू सो मच। एंड विद दैट वी क्लोज द सेशन।